चंदनगढ़ में दो पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी माँ के साथ रहता था, और मुकेश के तो 4 बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। पापा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अरे जा अपनी माँ के पास जा। माँ बाजार गई है, आप खिला दो ना। अरे ये देख, दिन भर ये कर दो वो कर दो, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है इन बच्चों से। अरे भैया, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये ले छोटू, तू आम खा, तब तक तेरी माँ लौट आएगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के तीनों बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दे दिया। अरे सुरेश, तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भैया, 2 बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भैया, माँ को आम बहुत पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी भी खाइए। धन्यवाद सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी पत्नी को बोलने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खाना लाता है। अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है? और वैसे भी सुरेश भैया के परिवार में है ही कौन? वो और उनकी अम्मा। हाँ, तभी मैं सोचूं, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है। बड़े ही भले इंसान है वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी दमड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्चा करने के लिए। वैसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत की होगी ना? हाँ, की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के दिमाग में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक दिन शाम के समय मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल में कहीं जा रहा था। इस वक्त ये जंगल में क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और गहने थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और गहने भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरा धन सुरक्षित है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतना सारा पैसा और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच पनप चुका था। इतने सारे पैसे मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इसी सोच के साथ मुकेश ने वो घड़ा वापस खोदा और धन की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ये देखकर दंग रह गई कि ये क्या? गुप्त धन। अब इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना सब चले आएंगे पैसा मांगने। नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल डायन। मना किया था ना, हमें ये सारे गहने तुड़वा कर नए बनाने होंगे, वरना जिसके ये है वो इसे पहचान लेगा। पर ये हैं किसके? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए। अब ढिंढोरा मत पीटो, समझी? ठीक है ठीक है। अगले दिन से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे गहने पिघलाकर नए बनवा लिए। 1 महीने बाद सुरेश फिर से जंगल गया, पर इस बार जब उसने गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वहाँ नहीं था।
मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सुरेश निराश होकर गांव की ओर चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सोचकर सुरेश ने जैसे ही कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ गई। वो चाहकर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? बस अपना धन खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश? ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? लेकिन अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो। तुम्हारे हाथ में कुशलता है। तुम खेतों को सींच कर मोती निकाल सकते हो और धन वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो। इस बार तुम्हें मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही सही है, तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। मुकेश जानता था कि सुरेश अपने धन को लेकर परेशान था, पर धन लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। लगभग 2 महीने बीत गए और अब सुरेश के खेतों में फसल दिखने लगी। इस बार उसके खेत सोने से चमक रहे थे। भाई ये क्या उगा रहे हो? खेत इतने चमक क्यों रहे हैं? बोए तो मैंने धान ही थे, पर मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद कटाई करने पे समझेगा। हाँ हाँ। 1 महीने बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका, तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहाँ पहुँचा और हीरे मोती देखकर वो भी दंग रह गया। ये तो हीरा जवाहरात है। हाँ। दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती रत्न देखकर सुरेश बहुत खुश था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुकेश भाई, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की बचत जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी, वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, पर मेरी मजबूरी थी। घर की